नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। केरल के अंदर जो वन विभाग है, केरल में जो रोड का चौड़ीकरण हुआ है, रोड के चौड़ीकरण के कारण जो भूस्खलन है, भूस्खलन की समस्या काफ़ी बढ़ गई है। तो इस भूस्खलन को रोकने के लिए जो केरल का वन विभाग है, वह रोड के किनारे किनारे बांस और बांस की लताएं लगाने की योजना बना रहा है। तो आइए बांस के बारे में भी जान लेते हैं, भूस्खलन को रोकने के लिए ये कैसे कारगर है। तो बांस को सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये बांस का फिगर है, मिट्टी में प्रवेश करेगा। भूस्खलन को रोकने के लिए इसकी जो जड़ें होती है 4-5 फीट गहराई के अंदर जाती है, तो जो भूस्खलन को रोकने के लिए काफ़ी कारगर साबित होती है। 2017 के पहले बांस को वृक्ष का दर्जा दिया गया था। वृक्ष का दर्जा देने का मतलब ये था कि बांस की कटाई पर प्रतिबंध लगे थे, कि मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा बांस को काटा नहीं जा सकता है। अब इसे 2017 के बाद इसे घास की कैटेगरी में वर्गीकृत कर दिया गया है। बांस को 2017 के बाद घास की कैटेगरी में वर्गीकृत कर दिया गया है। इसको चाहे वन के अंदर हो या जंगल के बाहर हो, अब इसे जंगलों के बाहर बांस के पेड़ उगा सकते हैं और इसको आसानी से काट सकते हैं, इस पर कोई रोक टोक नहीं होगा। अगर बांस के बारे में थोड़ी सी और जानकारी इकट्ठा करें तो इसमें जानते हैं, यह मिट्टी में 4 से 5 फीट गहराई में उगता है, मिट्टी की सुरक्षा को मजबूत करता है। मलेशिया, फिलीपींस, नेपाल जैसे देशों में भूस्खलन को रोकने के लिए बांस काफ़ी सफल कार्य साबित हुए हैं। बांस का रोपण काफ़ी सफल साबित हुआ है। तो ये था बांस के बारे में। तो केरल का वन विभाग रोड के चारों तरफ लगा रहा है। कौन लगा रहा है? ये लगा रहा है बांस। कहाँ पर लगा रहा है? धनुषकोडी राष्ट्रीय राजमार्ग, मुन्नार में जो कोच्चि और धनुषकोडी राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसी के गैप रोड खंड के आसपास केरल के अंदर लगाया जा रहा है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, समलैंगिक विवाह के बारे में चर्चा हम क्यों इसके बारे में जानेंगे। एक याचिका दायर की गई थी कि जो समलैंगिक जोड़ों का विवाह है उसे वैध बनाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। बोला कि भाई जो समलैंगिक विवाह है ये लीगल नहीं हो सकता, इसको वैध नहीं बना सकता। क्यों ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है? सबसे पहले समलैंगिक विवाह के बारे में जानते हैं। समलैंगिक विवाह मतलब समान लिंग वाले जोड़े जब आपस में शादी करते हैं, जैसे पुरुष पुरुष हो, महिला महिला हो, आपस में शादी कर लेते तो उसे बोलते हैं समान लिंग वाले विवाह। इसे LGBTQ भी कहा जाता है। यह एक लिंग के दो व्यक्ति के बीच कानूनी मिलन होता है। यह उन्हें विपरीत लिंग विवाह के समान ही कानूनी अधिकार देता है, लाभ और जिम्मेदारियां प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे आया? 5 जजों की संवैधानिक पीठ गठित हुई थी। इसमें 3-2 से फैसला आया था, यानी 3-2 से फैसला आया था कि समलैंगिक विवाह की जो वैधता है उसको संवैधानिक वैधता से इनकार कर दिया, क्योंकि यह एक वैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह एक वैधानिक अधिकार है। वैधानिक अधिकार कैसे है कि मतलब इसे संसद या तो फिर राज्य विधायिका के कानून द्वारा ही इसे वैधता दी जा सकती है। यह कोई मौलिक अधिकार तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह कोई मौलिक अधिकार तो नहीं है कि इसे संवैधानिक वैधता दी जाना चाहिए। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो समलैंगिक विवाह है इसे खारिज कर दिया है। एक क्वेश्चन देखते हैं, इसी से संबंधित है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के अधिकार की रक्षा करता है? 19 है, 21 है, 25 है, अनुच्छेद 29 है। तो अनुच्छेद 21 यानी कि विकल्प हो जाएगा बी। अनुच्छेद 21 यह अधिकार देता है कि आप अपने पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकते हैं। नेक्स्ट, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में दिया है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? 2 व्यक्ति थे, एक थे हेलेना पेट्रोवना ब्लॉवत्स्की, हेनरी स्टील ओकाल्ट। इन दोनों के द्वारा की गई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। भारत में जो अडियार से, मद्रास के अंतर्गत अडियार है, वहाँ पर इसका थियोसॉफिकल का हेडक्वार्टर्स यानी मुख्यालय स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? जो पेट्रोवना ब्लॉवत्स्की और हेनरी स्टील ओकाल्ट हैं, उनके द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य यही था कि पहले तो आध्यात्मिक विकास करना और आध्यात्मिक विकास के माध्यम से ही जो अस्पष्ट प्राकृतिक कानून है या गुप्त मानव शक्तियाँ हैं उसकी जांच करना, गुप्त मानव शक्तियों की जांच करना। ब्लॉवत्स्की का मानना था कि उनके पास सूक्ष्म स्तर पर महात्माओं के साथ संचार सहित मानसिक क्षमताएं हैं, मतलब कि जो भी महात्मा हैं उनसे बात करने का उनके अंदर सूक्ष्म तरीका या क्षमता है। हालांकि 1884 में
1984 में इनकी शक्तियों के संदिग्ध प्राकृतिक आरोपों ने एक बड़े विवाद को भी जन्म दे दिया था। तो आइए थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में थोड़ा जानते हैं। यह थियोसॉफी का संगठनात्मक निकाय है जो एक नया धार्मिक आंदोलन है, जिसमें थियोसॉफी एक दर्शन है जो रहस्यवाद और अध्यात्मवाद को जोड़ता है, कनेक्ट करता है। यानी कि जो रहस्य है उसको अध्यात्म से कनेक्ट करके जोड़ता है। यह सिखाता है कि मानव जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक मुक्ति है और मानव आत्मा शारीरिक मृत्यु के बाद पुनर्जन्म से गुजरती है। जो मानव की आत्मा होती है, जब बॉडी मर जाती है, डेड हो जाती है शरीर, तब फिर पुनर्जन्म से यह गुजरती थी। थियोसॉफी सार्वभौमिक भाईचारे और सामाजिक सुधार के मूल्यों को बढ़ावा देते थे। तो और भी अगर इसके बारे में कुछ जाने तो सबसे पहले इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? 1875 में न्यूयॉर्क शहर में, न्यूयॉर्क सिटी में इसकी स्थापना की गई थी। जो हेलेना ब्लास्की हैं, एक यूक्रेनी रहस्यवादी थे जो थियोसॉफी आंदोलन के प्रमुख विचारक थे। और वही जो हेनरी स्टील ओकाल्ट हैं, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के पहले अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? ओकाल्ट थे। उसके बाद चार्ल्स वेब लीड विटर थे। फिर उसके बाद विलियम क्वान न्यायाधीश थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय है 1882 में भारत में जो मद्रास है, अभी चेन्नई है, उसके पास अडयार में स्थापित किया गया था। एनी बेसेंट भारत में इस आंदोलन को और भी लोकप्रिय बनाने के लिए भारत में जो सबसे ज़्यादा काम किया है उनका नाम है एनी बेसेंट। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अमेजन वर्षा वन के बारे में दिया है, ये चर्चा में क्यों, इसके बारे में जानेंगे। अमेजन वर्षा वन हाल ही में गंभीर सूखे का सामना कर रहा है, तो जिससे वहाँ के जो स्वदेशी लोग हैं उनका जो जीवन है काफ़ी अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे उन्हें पानी और भोजन की काफ़ी कमी हो गई है। दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में मानी जाने वाली है रियो नदी, फिर निग्रो रिकॉर्ड अपने निचले स्तर पर पहुंच गई है, जिससे बड़ी समस्याएं पैदा हो गई है। ये सूखे का कारण क्या है? जो अमेजन वर्षा वन में जो सूखे पड़ रही है उसका कारण क्या है? इसका कारण दो प्राकृतिक घटनाओं को बताया जा रहा है। एक तो एल नीनो की घटना बताई जा रही है, दूसरा है उच्च समुद्री सतह के तापमान ने बादल निर्माण और वर्षा को कम करने को सूखा को बढ़ा दिया है। मतलब जो उच्च समुद्री सतह के तापमान ने जो बादल निर्माण होता है और वर्षा की प्रक्रिया होती है उसको कम कर दिया है, जिसकी वजह से और भी सूखा बढ़ गई है। बढ़ते वैश्विक तापमान के साथ अमेजन में अधिक बार और सूखे का अनुभव होने की उम्मीद है कि और भी सूखे पड़ सकते हैं यहाँ पर से। तो और भी अमेजन वर्षा वन के बारे में एक बार जानते हैं। ये है अमेजन वर्षा वन, यहाँ पर देखिए ये फैला हुआ है, लगभग 7-8 कंट्रियों में मिलाकर फैला हुआ है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल इसका ब्राज़ील के अंतर्गत है। लगभग 40% जो अमेजन वर्षा वन है वो ब्राज़ील में फैला हुआ है। अमेजन रेन फॉरेस्ट यहाँ पर देखिए। अमेजन वर्षा वन दक्षिण अमेरिका में विशाल उष्णकटिबंधीय वन है जो लगभग 60 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 60 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये भूमध्य रेखा के 28 डिग्री ऊपर या 28 डिग्री नीचे तक ये फैला हुआ है। कौन? जो अमेजन वर्षा वन है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और वैश्विक जलवायु और जलवायु चक्र को स्थिर बनाने में भूमिका निभाता है। इसे फेफड़ा कहा जाता है। किसका? पृथ्वी का, धरती का इसे फेफड़ा कहा जाता है। इसमें 40% इसका हिस्सा ब्राज़ील में है। इसकी सीमा गुयाना हाईलैंड्स, यहाँ पर देखिए गुयाना हाईलैंड्स है, प्लस उसके साथ साथ हाईलैंड्स या एंडीज पर्वत, यहाँ पर देखिए एंडीज पर्वत तक भी फैला हुआ है। प्लस उसके बाद ब्राज़ीलियन केंद्रीय जो भूमि है वहाँ पर फैला हुआ। अटलांटिक महासागर से लगता है, यहाँ पर देखिए अटलांटिक महासागर से भी जो अमेजन वर्षा वन है वो टच करता है। लगभग कुल मिलाकर इसके बेसिन जो हुए 8 देशों और फ्रेंच गुयाना द्वारा साझा किए जाते हैं। 8 देशों द्वारा इसके जो बेसिन है अमेजन वर्षा वन के, इसके शेयर करता है इसका बॉर्डर। ये था अमेजन वर्षा वन के बारे में। आज के लिए इतना ही है। अगर जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।